पलक मुझे देखकर कुछ ज्यादा हैरान नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि उसके कब्जे में फंसा व्यक्ति मैं ही हूँ। वो दोनों लड़कियां लगभग मुझे जमीन पर पटकते हुए वहां से चली गईं। मैं बिल्कुल बेबस था, लेकिन मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा था उसे देखकर मैं अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उन दोनों लड़कियों के जाते ही मैं उस व्यक्ति के पास गया। उसका मुंह अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, संजय सर, क्या ये आप ही हैं? आप ही हैं ना संजय सर? संजय सर, क्या ये आप ही हैं? आप ही हैं ना संजय सर? वो अब तक बेसुध थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई नशा किया हो। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने उन्हें पकड़कर जोर से झंझोड़ा। अचानक उनकी आंखें खुली। ऐसा लगा जैसे उन्होंने पहली बार मुझे यहाँ देखा हो। वो मुझे देखकर कुछ देर तक ध्यान से देखते रहे। उनकी लड़खड़ाती आवाज ने एहसास करा दिया कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है। हाँ सुमित, तुम हो? सर, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ था आपके साथ? और अगर आप यहाँ हैं तो वह कौन है? एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। वो बस हैरानी से मुझे देख रहे थे। मैंने फिर चिल्लाते हुए अपनी बात दोहराई, संजय साहब बोलिए ना, आप यहाँ कब से हैं और कैसे? और वो कैंप में कौन था फिर? इस बार उन्होंने अचानक अपनी पलकें झपकाई और एक लंबी सांस ली। मैं पिछले 3 महीने से यहाँ हूँ, उन्होंने धीमी थकी हुई आवाज में कहा। तो वहाँ कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने मुझे यहाँ 3 महीने से कैद कर रखा है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मुझे समझ में आ गया कि असल में क्या चल रहा है। जिस संजय पर हम लोग शक कर रहे थे वो असल में संजय था ही नहीं। वो दुश्मन का भेजा हुआ एक जासूस था जो हम सबको बेवकूफ बना रहा था। मैं इस सच्चाई को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो दोनों लड़कियां फिर से वहां आ गईं। उन्होंने मुझे और संजय सर को पीछे से पकड़ लिया, हमारे हाथ बांध दिए और आंखों पर काली पट्टी बांधकर हमें कहीं ले जाया जाने लगा। शायद वो सफर करीब 4 घंटे का रहा होगा। आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से समझ नहीं आ रहा था कि हमें कौन से रास्ते से ले जाया जा रहा था, लेकिन हाँ, हम किसी बड़े ट्रक में थे, ये साफ समझ में आ रहा था। फिर जब हमारी आंखों से पट्टी खोली गई तो हमने देखा कि हम किसी बहुत बड़े फैक्ट्री जैसी जगह पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फीले पहाड़ों के नीचे कोई बहुत बड़ा स्टील का गोदाम या लैब बना हो। वहाँ बहुत सारी अजीब सी मशीनें थीं, बड़ी बड़ी मशीनें और ढेर सारे लोग जो डॉक्टरों की तरह सफेद कोट पहने हुए थे। शायद वो साइंटिस्ट थे। लेकिन ये सब देखकर सबसे पहला सवाल दिमाग में आया, ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? ये सब हो क्या रहा है? हमारे हाथ अब भी बंधे हुए थे और वो दोनों लड़कियां वहां नहीं थीं। हमारे चारों तरफ 8 रोबोट जैसे आदमी थे जिन्होंने हमें घेर रखा था। हमारे हाथों में हथकड़ी जैसी बेड़ियां थीं जिनसे जुड़ी एक चेन उन लोगों के हाथों में थी। एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक एल्यूमिनियम का दरवाजा देखकर मैं हैरान था। यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हमारे देश में ही हो रहा है। उन लोगों ने अपने हाथ स्कैन किए और कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुल गया। हमें उस दरवाजे के अंदर ले जाया गया और जो मैंने वहां देखा उस पर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर कांच के बड़े बड़े केबिन थे, एक पिंजरे की तरह। उनमें 4 येटी बंद थे, विशाल काय प्राणी। हम उनके बीच से गुजर रहे थे, 2 इस तरफ और 2 उस तरफ। तभी उनमें से एक को देखकर मेरे कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखें वही आंखें थीं, वही आंखें जो मैंने उस दिन देखी थी, जिसने मुझे बचाया था, जिसे मैं कभी अर्जुन समझा था। सब कुछ इतनी तेजी से और इतना अजीब हो रहा था कि कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। हमारे सामने एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा था जिसने स्टील जैसा सफेद मास्क पहन रखा था। वहाँ एक बहुत बड़ी लैब थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, मानो ये लोग येटी को पकड़कर उन पर रिसर्च कर रहे थे। येटी को कभी किसी ने देखा नहीं था। दुनिया में सिर्फ अफवाहें थीं, कहानियां थीं, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा था। 4 येटी लैब में बंद थे। संजय सर और मैं, हम दोनों ही काबिल सोल्जर थे, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकलना है ये हम दोनों को ही नहीं पता था। हमने देखा कि वहाँ पलक भी खड़ी थी।
पलक को देखते ही मेरे हाथों की मुट्ठी कस गई। मैंने गुस्से से चिल्लाकर पलक से कहा, अर्जुन, अर्जुन कहाँ है? पलक बिल्कुल खामोश थी। चारों तरफ एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। तभी एक बड़े सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की हंसी हमारे कानों में गूंज उठी। वो जोर जोर से हंस रहा था। उसने शुद्ध सिल्वर रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर भी एक सिल्वर मास्क था। उसके हाथों में ऐसे दस्ताने थे जिसमें बड़े बड़े नुकीले नाखून लगे थे, जैसे कि उनके स्पर्श से किसी भी इंसान को चीरा जा सकता हो। कहना गलत नहीं होगा कि वो खुद भी एक येटी की तरह दिख रहा था, जैसे वो खुद एक येटी में बदलना चाहता हो। उसने कहा, सुमित, अर्जुन का सबसे प्रिय दोस्त, यही पहचान है ना तुम्हारी इंडियन आर्मी में? और इससे ज्यादा तुम्हें क्या मिला? इतना कहने के बाद वो फिर जोर से हंसा। मैं बिल्कुल खामोश था। देखो इस संजय को, इसकी क्या हालत हो चुकी है। क्या तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारी भी यही दशा हो जाए? या फिर समझदारी दिखाओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ। तुम्हें कुछ इंजेक्शन दिए जाएंगे, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और फिर कुछ समय बाद तुम भी यति बन जाओगे। उसके बाद तुम इस देश और इस दुनिया पर राज करोगे मेरे लिए। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। आखिर ये लोग करना क्या चाहते थे? इतना बड़ा प्लान, इतनी बड़ी लैब, ये किसी की सोच से भी परे था। बकवास बंद करो अपनी और हमें यहाँ से जाने दो। आखिर तुम लोग ये सब करना क्यों चाहते हो? मैंने गुस्से में जोर से कहा। मेरे सामने खड़ा व्यक्ति फिर से जोर जोर से हंसने लगा। उसने बड़े ही एटीट्यूड में कहा, मैं बर्फ का राजा हूँ। लोग मुझे व्हाइट बेयर के नाम से जानते हैं। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो यहाँ से निकलना नामुमकिन है। जो हाल तुम्हारे दोस्त अर्जुन का हुआ, वही तुम्हारा भी होगा। मान लो कि तुम्हारा अंत अब नजदीक है। इतना कहने के बाद उसने अपने बड़े नुकीले नाखून जैसे हथियार को संजय सर की तरफ फेंक दिया। वो तीर की तरह तेज था, लेकिन आगे की तरफ उसका सिरा किसी नुकीले जानवर के नाखून की तरह था। वो सीधे संजय सर की दाईं आंख में जाता था। वो जमीन पर गिर गए। उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया, आंख से खून बहने लगा। वो तड़पते रहे और वो कुछ ही पल में तड़प तड़प कर मर गए। और मैं बस उन्हें देखता रह गया। आज भी मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने मुझे जिंदा क्यों रखा है। 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल से मैं उनकी कैद में हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अब तक की मेरी कहानी मैंने इस डायरी में लिख दी है। मेरा अंत क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मेरी ये कहानी दुनिया को जरूर जाननी चाहिए। बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है। ये सुमित की आखिरी लाइन थी। इतना कहते हुए उसने अपनी डायरी बंद की और मुस्कुराते हुए एक बड़े से खाली सफेद कमरे में छोटे से बिस्तर पर जाकर लेट गया। इस अजीब सी जगह में रहते रहते सुमित का पूरा शरीर भी सफेद होता जा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी, सफेद बाल और एक ऐसा शरीर जिसमें खून नहीं था। क्या सुमित और उसकी कहानी का सच में यही अंत था या फिर कुछ और? मेरा नाम है निखिल भास्कर, इस कहानी का सूत्रधार, और ये थी येटी द आर्कटिक एक्सपेरिमेंट।